हेलो स्टूडेंट्स, आज का प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रैग्स लॉ के बारे में। पिछले प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग एक्सरेज, वो कैसे बनती है, उनका एरिया ऑफ वर्किंग क्या रहता है। सेकेंडली स्कैटरिंग के बारे में बात की, स्कैटरिंग कैसे होती है, स्कैटरिंग होने के बाद हमें कंस्ट्रक्टिव स्कैटरिंग कब मिलती है और डिस्ट्रक्टिव स्कैटरिंग कब मिलती है, और इन दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करके हमने चेकआउट किया एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी में हम क्या करते हैं, हमें एक लाइट सोर्स में से जो भी लाइट बीम हम लगेगी उसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स से पास करके उसको हम फोकस आउट करते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल पे पास आउट होने के बाद वो स्कैटर्ड होगा। उसका स्कैटरिंग हो वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो। अपार्ट फ्रॉम दैट we are more concerned about the constructive scattering. कंस्ट्रक्टिव स्कैटरिंग होने के बाद हमें एक टिपिकल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा मिलता है जिसे हम कहते हैं, हम इस फिल्म में एक्सरे फिल्म में इसको कलेक्ट भी करते हैं। फोटोग्राफी पीरियड आप यहाँ लिखा भी है। बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि जैसे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में किसी भी पार्टिकल को करते समय बहुत ज़रूरी है कि उस सैंपल ने बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो करना चाहिए। कुछ वैसे ही XRD में in order to sample show the spectra, it is very important that it should follow a specific law. So what is that law? That law is Bragg's law. And so question arises, what is Bragg's law? In previous lecture I have given some assignment. The basic motto of the assignment was, in order to create some kind of interest towards our next lecture, हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, मतलब आज का जो मैं लेने वाला हूँ, इसके बारे में थोड़ी बहुत उत्सुकता निर्माण करने के लिए एक असाइनमेंट दी गई थी आपको। असाइनमेंट में पूछा गया था इंटरप्लानर स्पेसिंग ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल्स। हमने बात की थी इंटरप्लानर स्पेसिंग। हम बात करते किसी भी मॉलिक्यूल की। जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट एटम्स की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट रहती है, और उन अरेंजमेंट्स को हम लेयर्स ऑफ एटम्स कह सकते हैं कुछ इस तरह से। और इन दो लेयर में जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं इंटरप्लानर डिस्टेंस या इंटरप्लानर स्पेस। ये सभी तरह के क्रिस्टल्स में पाई जाती है। ये जो इंटरप्लानर स्पेस है, क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सेकेंड, जैसे प्रीवियस लेक्चर में कहा कि वेवलेंथ के बारे में बात की थी। कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ अगर इस एटॉमिक लेयर से टकराती है, लाइकवाइज यहाँ मैं कहूँ कि दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर। सो अगर कोई रेज किसी एटॉमिक लेयर से टकराती है तो टकराने के बाद क्या हम उस वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं? अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट, क्या इंटरप्लानर स्पेसिंग की वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनने वाला है दिस, क्या हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, द आंसर लाइज विद द ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ डिफाइंस n लैम्डा एज इट गोज, n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा। ये इक्वेशन कैसे आया, इसका क्या मतलब है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं आज। द थिंग इज कि इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, और इंपॉर्टेंस समझने के लिए ही उसके कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई थी आपको कि भैया ये कितना जरूरी है कि हम डिस्टेंस डिटरमाइन कर सके, वेवलेंथ डिटरमाइन कर सके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम कर सके। सो ब्रैग्स लॉ हेल्प्स टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, और फिर ये सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स मिलेंगे उसको एक साथ मिला के हम एक कंक्लूसिव डाटा निकालते हैं। So moving to the next slide. लास्ट में बताया था मैंने, ये एक एक्सपेरिमेंट के थोड़ा सा प्लेस किया था पहले कि एक इमेजिन करते हैं कि हमने कोई भी रेत उठा ली है बीच पे से। अगर उस बीच पे से रेत को उठा के हमने उसको उसमें के जो सैंड पार्टिकल्स को जूम कर लिया, उसको थोड़ा सा फोकस आउट कर लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ईच ऑफ द पार्टिकल्स is supposed to be composed of regular arrangement of atoms। यहाँ पे एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हुई है।
और इसी अरेंजमेंट को अगर मैं फिर से जूम आउट करूं तो हमें स्पेसिफिक एटम्स मिलेंगे जिनमें, जिसे हमें मालूम है एटम में न्यूक्लियस रहता है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस कंपोनेंट रहते हैं। सो ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है ऑफ एटम्स, इसको हमने यहाँ दर्शाया है और इस लेयर्स ऑफ एटम्स को हम कहते हैं इंटरप्लैनर डिस्टेंस। So these atoms are placed in specific manner as if layers of atoms are present and the distance between each layer is referred as interplanar distance। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हम आगे मूव करने से पहले कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है, इसलिए स्लाइड प्लेस की गई है। नेक्स्ट, सेकेंडली, हमारा टारगेट मॉइटी कौन रहने वाला है? हमारा टारगेट मॉइटी ऐसा सब्सटेंस रहने वाला है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म के बहुत सारे टाइप्स जो डिफाइंड है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। लाइकवाइज सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करो तो एटम की अरेंजमेंट चेंज होती जा रही है, अंदर के एटम्स की अरेंजमेंट की लेयर कुछ अलग होती जा रही है। यहाँ पे आपको रॉड शेप भी मिलेंगे। ओके, सो इस सभी केसेस में जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, जब मेरा एरो घूम रहा है वो कुछ हॉरिजॉन्टली घूम रहा है। लाइकवाइज ओके, सो ये हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या सिर्फ यही एटॉमिक लेयर्स है? नहीं, इसके अलावा जो वर्टिकल आपको लेयर्स दिख रही है वो भी एटॉमिक लेयर्स में कंसिडर होगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल लेयर्स एंड एट द सेम टाइम वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल लेयर्स। So these both are contributing into the interplanar spacing, not only the horizontal layers. Likewise in this case of simple cubic body center, अब इसमें से हम इस प्रीवियस में से मैंने ये सेकंड वाला एग्जांपल हमारे सामने के एक्सप्रेशन के लिया है। लाइकवाइज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट लेयर है। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करो तो यहाँ ये एक लेयर दिख रही है, उसके साथ ही यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है आपको। सो दीज आर आल्सो सम टाइप्स ऑफ लेयर्स। सो इफ वी दिस इज द 2D प्रेजेंटेशन, अगर हम उसको 3D में लेके आए, उसको हम अगर स्पेशली अगर चेकआउट कर सके तो हमें उसके अलग अलग पहलुओं को हम अलग अलग लेयर्स की तरह काउंट कर सकते हैं। ओके, सो लाइकवाइज यहाँ पे मैं देखूं, अगर ये जो अरेंजमेंट है, ये 2D अरेंजमेंट, अगर मैं 3D अरेंजमेंट में देखूं तो इसको अगर मैं घुमाना चाहूँ सिर्फ 2D फॉर्म में कुछ इस तरह दिखेगा ये, बराबर 2 डायमेंशनल। इसी क्यूबिक को हम 2 डायमेंशन में लाए तो हमें कैसे दिखेगा? इस एटम के पीछे, इसके एटम के बाजू में ये एटम है, इसके बाजू में ये सेंटर में एक ये एटम है, और इसके पीछे भी कोई एटम होगा, इसके पीछे भी एटम होगा, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी। उसी को अगर मैं थोड़ा सा 3D में लेके आऊँ, वर्चुअली देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक तरह की लेयर बन जाती है, इसे हम लेयर फॉर्म कहते हैं। ओके, एक एग्जांपल अगर मैं देखूं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का तो वो है सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल। सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स अगर आप चेकआउट कर सको तो यहाँ पे आपको देखो Na मॉलिक्यूल्स, Na एटम्स दिख रहे हैं और Cl एटम दिख रहा है। सो दिस इज द कंप्लीट NaCl मॉलिक्यूल। अब ये NaCl मॉलिक्यूल इससे अटैच, सेकंड मॉलिक्यूल अटैच है, थर्ड मॉलिक्यूल अटैच है, फोर्थ अटैच है, फिफ्थ अटैच है, सिक्स्थ एंड सो ऑन। सो लाइकवाइज दीस आर अटैच्ड, interlinked, attached with each other, and this single body centered cubic structure is attached with the second body centered cubic structure, with the third, with the fourth. So we are having horizontal layers, if you can see, at the same time we are having the vertical layers. So these both the types of interplanar layers are contributing in the distance. So distance between two layers of atoms, okay, इसका डिस्टेंस हमें ये डिस्टेंस हमें ब्रैग्स लॉ से हम मालूम कर सकते हैं। अब ब्रैग्स लॉ की क्वेश्चन हमने देखा है, उसको डिराइव कैसे करते हैं, उसको काफी जगह भी डिराइव किया गया है। मेरी समझ के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे ऐसे इस तरह डिराइव किया है कि किसी भी डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एटम्स, इसको हम ब्रैग्स लॉ से निकाल सकते हैं और उसके लिए हमें एक्सरसाइज लगने वाली है। कंसीडर प्लेन ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। कोई भी क्रिस्टलाइन फॉर्म लो, उसमें जो प्लेन ऑफ एटम्स रहती है वो कुछ इस तरह से, अगर मेरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरे पास 3 लेयर्स है मेरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में। सो अगर फर्स्ट लेयर पे इंसिडेंट बीम गिरती है और वो रिफ्लेक्ट ऑफ होती है, एट द सेम टाइम सेकेंड लेयर पे भी चांसेस है इंसिडेंट बीम के गिरने के और रिफ्लेक्ट होने के। सो व्हेन द इंसिडेंट बीम स्ट्राइक्स डिफरेंट लेयर्स, इट्स पाथ लेंथ वैरीज। अब इस केस में
पाथ लेंथ वैरी होती है क्या? इमेजिन करो अगर मैं एक एक ग्लास में पानी लिया, या फिर मैं कोई एक कोई भी एक यूटेंसिल लिया, बड़ा सा बाउल लिया, उसमें अपर लेयर में पानी है और बॉटम लेयर में पानी है, ऑब्वियसली बाउल से पानी से भर दिया मैंने। सो जो रेज पानी के अपर सरफेस से जाके रिफ्लेक्ट ऑफ हो रही है, और वही रेज इमेजिन करो कि अंदर डीप आते हुए बॉटम से जाके रिफ्लेक्ट ऑफ हो रही है, क्या इंसिडेंट रेज जो टॉप सरफेस से गई और जो बॉटम सरफेस से गई, दोनों का पाथ लेंथ सेम था? नहीं, दोनों का पाथ लेंथ अलग था, क्योंकि जितना बाउल का हाइट है ऑब्वियस है उतनी डीप वो अंदर गई, मतलब उतना पाथ लेंथ आखिरी वेवलेंथ का ज्यादा रहा। कुछ वही चीज यहाँ पे भी है। हर पानी जो बाउल में है वो एक लेयर की तरह है, कुछ वैसे ही हमारे सरफेस की लेयर्स रहती है, और जो पाथ लेंथ है वो यहाँ पे वेरी होती है। अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँ इसको कुछ इस तरह से, देखो मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूँ इधर और इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ इधर, ये हमने एक्स्ट्रापोलेट किया इन रेज को, तो आपको दिखेगा कि यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है ये पाथ लेंथ सही की है, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर। वैसे ही रिफ्लेक्टेड रेज की यहाँ तक की जो पाथ लेंथ है वो सही सेम है। सो फॉर ABC एंड फॉर DEF the path length between from A to B, and I will say from D to P will be same, and the distance B to C and Q to F is same. बराबर है? What is different? Different is this segment. Which segment? This. इस सेगमेंट में अगर आप चेकआउट करो तो ये है इसका एक्चुअल डिफरेंस इन पाथ लेंथ। सो दिस वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस पाथ लेंथ। वी हैव टू राइट एंगल्स ट्रायंगल इन द ओके इन दिस। अब यहाँ पे जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको हम अगर ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे काफी प्रेजेंटेशन में से दिखाया गया है कि इस स्ट्रेट लाइन से इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करके जो एक्स्ट्रापोलेशन हुआ है वो राइट एंगल पे किया है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म हुआ है। और वैसे ही यहाँ से जो रे एक्स्ट्रापोलेट की है वो भी इस बीम पे उसको उन्होंने राइट एंगल फॉर्म किया है, और इन सभी को ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलते हैं। पहला है BPE और सेकेंड है BQE। सो इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की हम बात करने वाले हैं। हियर द डिफरेंस इन पाथ लेंथ क्या है? PE और EQ, बराबर है। सो डिफरेंस इन पाथ लेंथ इस इंटरप्लानर स्पेसिंग में, इन दो लेयर के स्पेसिंग में जो इंसिडेंट दो बीम्स गिर रहे हैं इनके पाथ लेंथ का जो डिफरेंस है वो है PE प्लस EQ। ओके, और PE प्लस EQ अगर हम चेक करें तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज उसको लिख सकते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म। फॉर ट्रायंगल PBE sin थीटा इज इक्वल्स टू PE अपॉन BE। ओके, और उसी को मैं सेकेंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं, PE के लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं, तो इट विल गो PE इज इक्वल्स टू BE sin थीटा। ओके, एंड नाउ व्हाट इज BE? BE मतलब दो लेयर में का डिफरेंस। दो लेयर का डिफरेंस कितना है? D। सो वी कैन से इट एज PE इज इक्वल्स टू D sin थीटा। Same is applicable to second right angle triangle, so we get the equation D sin theta again. So the part difference, since the part difference is PE plus EQ, so the equation goes 2D sin theta. Okay, I will stop my lecture over here for this presentation. इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में।